पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी कि हो चुकी है मीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, कि हो चुकी है मीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज ये दीवारें जो पर्दों की तरफ हिलने लगी, कि आज ये कहेगी कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। साथ ही मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ यदि मेरे द्वारा बोले गए एक शब्द में समाज के किसी भी वर्ग में आज मुझे थोड़ी सी भी सकारात्मकता दिखी तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरे द्वारा बोले गए शब्द आज सफल हो गए। आज मैं महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में आप सबों के सामने अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2001 में महिला सशक्तिकरण की नींव डाली गई थी। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और उजाला योजना जैसी अनेकों योजनाओं का श्री गणेश किया गया था। लेकिन इतनी सारी योजनाओं के बाद भी मैं पूछना चाहूंगी, क्या आज हमारे देश की महिलाएं समर्थ है? क्या आज हमारे देश की महिलाएं स्वयं के फैसले लेने को सक्षम है? तो इसका सिर्फ एक ही जवाब होगा, आज हमारे देश की महिलाएं सशक्त नहीं है। यदि आज हमारे देश की महिलाएं सशक्त होती तो निर्भया कांड, संध्या कांड, मणिपुर घटना, जी हाँ आपने सही सुना है, मैं उसी 4 मई 2022 मणिपुर घटना की बात कर रही हूँ जब 2 पुलिस स्त्रियों को सड़क में मंदिर बस कर घुमाया गया। अब आप लोग हमें जरा बताइएगा कि जबकि उसका पति भारतीय सेना में सूबेदार बसे रिटायर था। अब आप लोग अपना थोड़ा मत दीजिएगा मुझे कि जिस व्यक्ति ने कभी देश की रक्षा की कसमें खाई, आज वो अपने परिवार अपनी पत्नी की ही रक्षा न कर सका। उस व्यक्ति की विभीषिका की कल्पना की जा सकती है कि जिसके घर और परिवार के लिए आपको हवाले कर दिया गया। और क्या उस व्यक्ति के दर्द की कल्पना की जा सकती है जब दरिंदे की भीड़ उसकी पत्नी के कपड़े नोच रहे थे, पूरे बदन से एक धागा उतारने के बाद भी जब उनका मन नहीं बढ़ा तो सैकड़ों की भीड़ में हैवान की सारी हदें पार हो गई। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी यदि हिंसा हमारे अस्तित्व का कानून है, यदि हिंसा हमारे अस्तित्व का कानून है तो भविष्य एक महिला के साथ होना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि अरे कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कि जरा गौर फरमाइएगा आप लोग, जरा गौर फरमाइएगा कि कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से और कैसी रक्षा मांग रही तुम दुशासन दरबारों से। स्वयं लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी सत्य उठा लो अब गोविंद नाम आएंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोगों का ध्यान समाज के दूसरे पहलुओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी कि आज हमारे देश की महिलाएं जमीन से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक यात्रा कर रही हैं। उदाहरण स्वरूप मैं प्रस्तुत करती हूँ कि हाल ही में चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में डायरेक्टर का किरदार एक महिला ने निभाई थी, कृति कारिहाल की, जिनका नाम था कृति कारिहाल। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि सूर्य मिशन L1 का कमान भी एक महिला वैज्ञानिक के हाथ में था, जिनका नाम था निगाह जी। और ना जाने ऐसे कई इतने उदाहरण होंगे जिससे ये पता चलता है कि आज हमारे देश की महिलाएं थोड़ा बहुत सशक्त हो ही रही है। खैर इन सब चीजों से हटके मैं आजादी के थोड़े मायने बता दूं। मैं आपको याद दिला दूं जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तब कभी किसी ने इस बात की परिकल्पना तक नहीं की थी कि आने वाला समय हमारे भारत में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के जवाब में कुछ इस प्रकार आ जाएगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ये दोनों काले धब्बे के समान होंगे। जब 1947 में जब भारत निर्माण की नींव डाली जा रही थी, कल्पना की जा रही थी जो बदलाव की नई चादर को उठा, लेकिन तभी 1948 में जीप घोटाला सामने आया। और उसके बाद तो हमारे देश में घोटालों के बीच कभी थमे ही नहीं है। आदर्श घोटाला, वो बहुत घोटाला, कॉमन फेस घोटाला, इंटरनेट घोटाला, हवाला कांड घोटाला, गैस घोटाला और ना जाने कई सारे घोटालों की आज बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे पास। तभी तो कहते हैं यहाँ तकदीर बिकते हैं यहाँ फरमान बिकते हैं, यहाँ तकदीर बिकते हैं यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बदलो यहाँ इंसान बिकते हैं। जिस देश को कभी राष्ट्रगुरु के
में जी रहे हैं, भ्रष्टाचार के देश में जी रहे हैं, जहाँ के लोगों को दिन प्रतिदिन नौकरों खदेड़ा जा रहा है। ये कहने मुझे थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आएगी कि सभ्य भारत को असभ्य बनाने के पीछे भी हम लोगों का ही बन रहा है। अब मैं बता दूं कि हमारा भारत बहुत सारे वर्गों से मिलकर बना है, जिसमें एक वर्ग जो आज हमारे ध्यान में आ रहा है वो है किसान वर्ग। वही किसान वर्ग जिनके बारिश के मौसम में जिनके घर की छतों से पानी की बूंदें टपका करती हैं, फिर भी बारिश की दुआ मांगता है। वही दुष्यंत कुमार जी के शब्दों में अगर मैं कहूँ, दुष्यंत कुमार जी के शब्दों में यही कहना, जिनके खेतों में फसलों की जगह भूख उपजती है, और यही भूख मैं बता दूं, यही भूख जब जब गांव से शहर की ओर मोड़ लेती है तो ये बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। ये चिंता का नहीं करें, चिंता का विषय है कि जब गांव से शहरों की ओर रुख मोड़ा जा सकता है तो शहर से गांव की ओर रुख क्यों नहीं मोड़ा जा सकता है। हमारा दूसरा और विशेष वर्ग है युवा वर्ग। वो युवा वर्ग जिनको अपनी पीठ पर राज चलाने की अतीत की उपलब्धियां, वो युवा वर्ग जिन्हें तोड़ देनी थी वर्तमान की हर उत्कंठा, वो युवा वर्ग जिनके कंधे के ऊपर थी जिम्मेदारियां अपने राष्ट्र की असीम कल्पनाओं को बांटे रखने की, वही युवा वर्ग आज 4 बच्चा इनके छोटे से मोबाइल स्क्रीन पे अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण अपनी भावनाओं के इमोजियां भेज रहा है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोजाना हाथ का विश्वास कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, कि जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, वहीं भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं। और यदि आप दान के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंत दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा राष्ट्र है। एक सेक्शन वाली जो आज हमारे सामने नजर आती है, कहा जाता है जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज वही विश्व के सबसे विद्यालयों में हमारा एक विद्यालय खराब नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारी तरफ IIT, IIM और NIT जैसे संस्थान है, वही दूसरी तरफ गरीबों को बेरोजगारी की दिमाग में खड़ा करने के बाद उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं इस सेक्शन में अंदर केवल एक ही कारण है, वो एक हमारे देश की शिक्षा नीति। हमारे देश की शिक्षा नीति ना केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनी है। पहले तो वे जो विद्वान हैं और दूसरे जो धनवान हैं। और इस तरह की कई गलत बीमारियां हैं हमारे समाज में, और इन बीमारियों की जो जड़ें है ना वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे मायने में जब तक हमारे देश से अंधविश्वास नहीं खत्म हो जाता तब तक हमारे देश का राष्ट्र निर्माण होना संभव नहीं है। हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को पूरी दुनिया में लाने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश की औरतों की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाति का दर्शन नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर हम बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पे चलने वाला हर व्यक्ति अपना हाथ बढ़ाएगा, स्वच्छ भारत को देश अपनाएगा। और असल मायने जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पे कदम रखेगा। और जब तक इस देश का एक नागरिक नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, शैक्षिक मानवीयों के आंखों में भारत को खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करती हैं। तो मैं आज में सर्वजन अर्पित करना चाहूंगी उन वीर जवानों को जिन्होंने अपने खून को पानी की तरह बहाया। नमन करना चाहूंगी उन माताओं को जिन्होंने अपनी संतानें खोई, और उन बहनों को जिन्होंने अपना सुहाग खोया, अंत में उन बच्चों को भी जिनके सर के ऊपर से माँ बाप की छत्र छाया तक भी हट गई। लेकिन इन सभी बातों का क्या फायदा कि मैं पूछती हूँ, इन सभी बातों का क्या फायदा जबकि हमारे देश के नेताओं को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वे अपने स्वार्थ के जीवन में कुछ इस तरह से लीन है कि वे इन सभी चीजों से अनजान बने फिरते हैं। उनके लिए बस साल में 2 बार तिरंगा लहरा लेना, राष्ट्रीय गान गा लेना ही देशभक्ति है। तो मैं उसके लिए जाते जाते 2 पंक्तियां तो जरूर कहना चाहूंगी। जरा गौर कीजिएगा कि रावण नहीं बनने देंगे हम साधुओं के देश में, कि रावण नहीं बनने देंगे हम साधुओं के देश में, और आप सब नहीं बन सकते अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है
चुके, इतिहास में जो हो चुके फिर से माफ नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रंग विजय के बाद रंग के असर नहीं छोड़ेंगे और गली फतेह के बाद अपने हाथ नहीं छोड़ेंगे। चलता हुआ जीत की डोरी झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और अंत की पंक्ति में बोलना चाहूंगी कि जरा गौर से सुनिएगा आप लोग कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शीश नहीं कटने देंगे तथा तिरंगे की हमको अब की देश नहीं कटने देंगे। और इन सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाएं रजनी सिंह के लिए। और मुझे आज गर्व है इस बात का कि ये मेरी बहन है और एक भाई होने के नाते मैं बहुत गर्वान्वित हूँ। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। और कहा गया है कि समाज